कल हमने पढ़ा बिंदु आवेश के कारण विभव। बिंदु आवेश के कारण विभव। V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर फॉर पॉजिटिव चार्ज, V इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर फॉर नेगेटिव चार्ज। फिर इस पर एक हमने न्यूमेरिकल भी किया था, एक को न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक इक्वलटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज, यहां पर प्लस क्यू आवेश, यहां पर प्लस क्यू आवेश, यहां पर प्लस क्यू आवेश। इसके सेंटर पर एक चार्ज है क्यू नोट, उसको मुझे इन्फिनिटी पर ले जाना है। इसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? ठीक है, तो देखिए इस सवाल को सोल्व करने के लिए एक सीधा सा मैंने तरीका बताया था। वर्क का फॉर्मूला होगा क्यू नोट इंटू वी। वी कहाँ का? इस ओ पॉइंट का। दूसरा माइनस का साइन आएगा क्योंकि आप पॉइंट से यानी कि ओ पॉइंट से इन्फिनिटी जा रहे हो। मैंने आपको ये क्लियर कहा था कि यदि आप इन्फिनिटी से पॉइंट की तरफ आएंगे तो ये पॉजिटिव लेना है वरना नेगेटिव लेना है। ठीक है भाई, तो एक्चुअल में यहाँ पर भी आपका परिणामी हो जाएगा, यानी कि ए के कारण, बी के कारण, सी के कारण। लेकिन समझने की बात यह है कि यहाँ पर ए बी सी तीनों के चार्ज इक्वल है और तीनों की डिस्टेंस भी इक्वल होगी। यदि मान लीजिए इसकी साइड ए दे रखी है तो आपको मैंने बताया था कि ये साइड a/√3 होगी, तो तीनों के कारण विभव भी इक्वल होगा। तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई के क्यू अपॉन आर माइनस क्यू नोट 3 के क्यू, और आर की वैल्यू मैंने कितनी बताई? a/√3। तो आंसर आपका आ जाएगा -3√3 के क्यू क्यू नोट अपॉन ए। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें वर्क पूछा था, लेकिन हमने वर्क पूछा तो भी यहां पर ये वी निकाल कर ही इस सवाल को सॉल्व किया। वी निकालना ज्यादा कठिन काम नहीं है। यदि मान लीजिए आपका कोई चतुर्भुज है, क्वाड्रेंटल है ए बी सी डी, और इनके चार्ज Q1 Q2 Q3 Q4 है, और आपको इस पॉइंट पर V निकालना है, तो सबका डिस्टेंस इक्वल है तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं K अपॉन आर। यदि सभी का डिस्टेंस इक्वल है तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, यानी कि चार्ज का टोटल बहुत आसानी से निकल जाता है। इसमें कोई समस्या का विषय नहीं है। ठीक है, हाँ बच्चों, नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे गोलीय कोष के कारण विभव और चालक गोले के कारण विभव। दोनों का डेरिवेशन सेम है भैया। दोनों का डेरिवेशन सेम क्यों है? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि यदि आपका कोई स्फेरिकल सेल है या कंडक्टर है तो भी आपको पता होना चाहिए E इनसाइड इक्वल टू 0, और E सरफेस कितना होता है ये भी मैंने आपको बताया था, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर इज रेडियस एंड E आउट इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर कोई डिस्टेंस है। ठीक है, तो स्पेरिकल सेल के लिए भी यही इलेक्ट्रिक फील्ड है और कंडक्टर स्पेयर है तो भी यही है।
इसके बारे में पिछले मैं जो लेक्चर है उनमें बता चुका हूँ कि इनके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों है। स्पेरिकल सेल का मैंने मास का रीजन दिया था कि अंदर मास नहीं है और विदाउट मास चार्ज नहीं हो सकता। और कंडक्टर के लिए मैंने पूरी एक थ्योरी बताई थी कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और आप अंदर जब चार्ज देते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण वो इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ मोशन करते हैं और इससे क्या होता है कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सरफेस पे आ जाता है। वो पूरा मैंने डिटेल से पहले पढ़ा चुका हूँ, इसलिए उस पर अब कोई बात नहीं करेंगे। अब इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपका स्पेरिकल सेल का और कंडक्टर का यदि मैं पोटेंशियल निकालूंगा तो सेम आएगा। निकालेंगे वही तीन जगह, आउटसाइड, सरफेस एंड इनसाइड, और एक सेंटर पर। तो वो हमें देखना है क्या होगा। ठीक है, तो कोई बड़ा भारी सवाल नहीं है। तो एक स्पेयर बना लेते हैं हम और स्टार्ट करते हैं। ये स्पेयर प्लस क्यू चार्ज है इसके ऊपर, और सेंटर कैपिटल आर रेडियस। मुझे सबसे पहले बाहर निकालना है, तो पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश है जिस पर प्लस क्यू आवेश समान तथा सतत रूप से वितरित है। पॉइंट जिसके पी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। ओके, पॉइंट वन, जब पी बिंदु गोले के बाहर हो तो नो प्रॉब्लम। फॉर्मूला V इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू कितनी डिस्टेंस है, O से P की स्मॉल r मान लेते हैं, स्मॉल r E डॉट डी आर। यहाँ पर E का मतलब E आउट होगा, माइनस इन्फिनिटी टू r। यहाँ पर थीटा आपको जीरो ही लेना है, कल मैंने इसके बारे में बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डी आर को लेते हुए मैंने बताया था कि यदि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में आप चल रहे हैं तो थीटा इक्वल टू जीरो लेना है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ई आउट डी आर कोस जीरो, कोस जीरो इज वन, तो इन्फिनिटी टू आर ई आउट डी आर। हाँ बेटा, ई आउट की वैल्यू क्या होती है वो पुट कर दीजिए, तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर माइनस के क्यू इन्फिनिटी टू आर वन अपॉन आर स्क्वायर डी आर माइनस के क्यू। कल मैंने इसका डिफरेंशियल बताया था, वन अपॉन आर स्क्वायर का डिफरेंशियल माइनस वन अपॉन आर होगा। ठीक है भाई, तो वी आउट कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर। तो आप ये कहेंगे कि ये डेरिवेशन तो वही आ गया जो पॉइंट चार्ज के कारण था। कल हमने जो पोटेंशियल निकाला था पॉइंट चार्ज के कारण भी यही था। और जब आपको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था तो मैंने ये कहा था स्पेरिकल सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ही होता है जितना पॉइंट चार्ज का होता है। तो सेम आपका यही आंसर आ गया, नो प्रॉब्लम। सेकेंड पॉइंट आप ले लीजिए, पी बिंदु सरफेस पर हो, तो इस स्थिति में आपको केवल रेडियस को बदलना है और कोई फर्क नहीं आएगा। तो आपका वी सरफेस का आंसर आ जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो दो पॉइंट आपके क्लियर हो गए कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं इनसाइड के लिए। तीसरा पॉइंट, पी पॉइंट यदि गोले के अंदर हो। इसको आपको ध्यान से समझना है, इसमें बच्चा गलती करता है। यह आपका स्पेयर है, गोला है भैया, जो भी आड़ा टेढ़ा बन गया मान लीजिए, वो सेंटर है, कैपिटल आर इसकी रेडियस है, और प्लस क्यू चार्ज यहाँ है। और आपको इस पॉइंट पर वी ज्ञात करना है।
तो बच्चा क्या देखता है कि ई इनसाइड जीरो होता है तो सब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ ई इन जीरो है, लेकिन बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका पता ही है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा। आपका कोई क्यू नॉट है वो इन्फिनिटी पर है, वो इस पॉइंट पी पर चलकर आ रहा है। तो वो इस पॉइंट पी पर चल के आ रहा है तो उसको शुरू में ये बाहर का तो इलेक्ट्रिक फील्ड फेस करना ही पड़ेगा, उसको इसमें से तो गुजरना ही पड़ेगा ना। हाँ, ये कह सकते हैं कि वो अंदर चलेगा, इस वाले हिस्से में चलेगा तो यहाँ पर फील्ड नहीं है, तो यहाँ पर चाहे वर्क नहीं होगा। कहाँ से? सरफेस से। यहाँ से और यहाँ तक का मैं मान सकता हूँ कि वर्क नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फील्ड नहीं है, फील्ड जीरो है। लेकिन लाना हमें इन्फिनिटी से, तो इन्फिनिटी से इनसाइड डायरेक्ट थोड़ी आएगा, उससे पहले ई आउट से आना ही पड़ेगा, उसके बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से आना ही पड़ेगा, और बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से आएगा तो आपको वर्क करना ही पड़ेगा। और कहाँ तक? सरफेस तक। जब तक आप सरफेस तक नहीं पहुंचते आते तब तक आपको वर्क करना ही पड़ेगा। हाँ, सरफेस के बाद जब आप अंदर एंटर करते हैं तो अंदर वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर फील्ड नहीं है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां फील्ड नहीं होता है वहां वर्क भी नहीं होता है। तो यानी कि हकीकत में देखा जाए तो यहाँ पे वर्क कहां तक हुआ? इन्फिनिटी टू सरफेस। तो इसका मतलब इसका भी v किसके बराबर आएगा? सरफेस के बराबर ही आएगा। इनसाइड का v सरफेस के बराबर आता है। लेकिन फिर भी मैं इसको डेरिवेशन करके हम प्रूव करेंगे कि अंदर का जो पोटेंशियल है वो सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होता है। तो यदि इस डिस्टेंस को अपन r मान लेते हैं, तो देखिए आपको इन्फिनिटी से चलना है तो v इनसाइड दो केस में होगा, माइनस ई आउट डॉट डी आर। इसमें आप इन्फिनिटी से सरफेस तक चलते हैं, ठीक है। फिर दूसरा केस सरफेस से इनसाइड, ई इन डॉट डी आर। आप समझ गए होंगे कि यदि मैं अंदर की बात कर रहा हूं तो दो फील्ड से गुजरना पड़ेगा, एक बाहर वाले फील्ड से ई आउट से, और एक इनसाइड की। इनसाइड वाला जीरो है, ई आउट आपको पता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। यदि चार फील्ड होते तो भैया चार इंटीग्रेशन करते, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब थोड़ा स्पीड से ले लेते हैं। माइनस इन्फिनिटी टू आर ई आउट डी आर, क्योंकि थीटा तो जीरो ही लेना है, और कैपिटल आर से आर ई इन डी आर, क्योंकि इसका भी थीटा तो जीरो ही लेना है, थीटा दोनों का जीरो लेना है। अब हम जानते हैं कि ई आउट की वैल्यू तो है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ई इन की वैल्यू क्या है भाई? जीरो। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो v इनसाइड माइनस इन्फिनिटी टू कैपिटल आर के क्यू बटे आर स्क्वायर डी आर, और ई इन वाला तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब फील्ड ही नहीं है तो वर्क नहीं होगा। तो ये तो वही डेरिवेशन आ गया घूम फिर कर जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो माइनस के क्यू वन अपॉन आर स्क्वायर का डेरिवेशन माइनस वन अपॉन आर इन्फिनिटी टू आर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर। मैंने शॉर्ट में कर दिया है क्योंकि ये 3 बार मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो ये आपका क्लियरली आप कह सकते हो कि जो इनसाइड का पोटेंशियल है वी इन इक्वल टू वी सरफेस, अंदर का जो पोटेंशियल है वो सरफेस के इक्विवेलेंट होगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये प्रूफ करने के लिए परीक्षा में आता है। यदि मैं ग्राफ की बात करूं तो y अक्ष पर मैं v ले लेता हूं और x अक्ष पर मैं r ले लेता हूं। तो सबसे पहले इसमें हम किसको शो करेंगे? कैपिटल R, सरफेस। तो और O क्या है? सेंटर। अच्छा, सेंटर का भी निकालना है तो सेंटर का भी यही आंसर आएगा, v सेंटर भी के क्यू अपॉन आर आएगा, क्योंकि सेंटर भी तो इनसाइड ही है, ठीक है। तो इनसाइड में आप कोई सा भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये ले लो, इवन सेंटर ले लो, ये ले लो, कोई सा भी ले लो, हर पॉइंट का आंसर उसके सरफेस के बराबर ही आएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जो ये आपका स्फीयर है, गोलीय कोश है, ये एक तरह से समविभव पृष्ठ है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है।
क्यों है? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि उसके प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल होती है। तो यहाँ पर चाहे किसी की भी देखो, इसकी भी के क्यू अपॉन आर, ए की भी के क्यू अपॉन आर, सी की भी के क्यू अपॉन आर, तो सेंटर से लेकर आर तक आपकी वैल्यू कांस्टेंट चलेगी, ग्राफ कांस्टेंट चलेगा, और यहाँ पर हर पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो के क्यू अपॉन आर होगी। उसके बाद यहाँ से आपका आउटसाइड चालू हो जाता है, और आपका वी आउट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, के क्यू अपॉन स्मॉल आर, तो वी आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर, तो आपका ग्राफ यहाँ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होकर जाएगा। इस तरह का ये इसका ग्राफ आएगा। तो आपका गोलीय कोष और चालक कोला आपके दोनों का सेम आंसर आएगा, और दोनों समविभव पृष्ठ। ठीक, यहाँ पर हमें एक और जानकारी मिलती है। क्या मिलती है वो जानकारी? हमें ये जानकारी मिलती है कि भाई आपका कोई भी, जैसे क्या ऐसा पॉइंट हो सकता है क्या, ऐसा बिंदु जहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो लेकिन वी जीरो नहीं हो? क्या ऐसा पॉइंट है क्या? तो बिल्कुल आप कह सकते हैं हाँ है। और वो क्या है? गोलीय कोष के अंदर। गोलीय कोष या चालक गोला भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। गोलीय कोष के अंदर ई जीरो होगा लेकिन वी जीरो नहीं होगा। आगे बात समझ में? तो अब आप ये ध्यान रखना है, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ये नेसेसरी नहीं है कि पोटेंशियल भी जीरो हो। ठीक है, इसका ऑपोजिट भी हम पढ़ेंगे, जहां वी जीरो होगा लेकिन ई जीरो नहीं होगा, वो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने पर ये नेसेसरी नहीं है कि पोटेंशियल भी जीरो हो। और इसका एग्जांपल मैंने दे दिया, स्फेरिकल सेल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होता है। ठीक है, अब अचालक गोले का भी हम चेक कर लेते हैं। अचालक गोले के कारण विभव। अचालक गोले के कारण विभव, अब समझिए। अब आपको ये पता है कि जो अचालक गोला होता है, इंसुलेटर स्फीयर होता है, उसमें चार्ज सरफेस के साथ साथ इनसाइड भी होता है, और चार्ज जब इनसाइड होता है तो उसका इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। ठीक है, चार्ज क्यू है। तो यदि मैं इसका पोटेंशियल निकालूं तो ई आउट कितना है इसका, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यदि मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरा वी आउट वही आ जाएगा जो कि स्पेरिकल सेल का आया था, के क्यू अपॉन आर। ठीक है, और यदि मैं ई सरफेस की बात करूं तो ई सरफेस मेरा है के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो इसका वी सरफेस भी उतना ही आ जाएगा जितना स्पेरिकल सेल का आया था, के क्यू अपॉन आर। लेकिन इसका ई इनसाइड क्या है आपको पता होगा, के क्यू आर बटे आर क्यू। तो यकीनन इसका वी इनसाइड वी सरफेस के बराबर नहीं आएगा, जैसे लास्ट में है, तो इसका वी इनसाइड मुझे निकालना पड़ेगा। तो वी आउट का यदि पूछे, वी सरफेस का पूछे, तो ये डेरिवेशन आपको वैसा ही करना है जैसा स्पेरिकल सेल का किया था और पॉइंट चार्ज का किया था। अब हम केवल वी इनसाइड का इसमें देखेंगे, और ये पर्टिकुलर कई बार पूछा भी गया है अचालक गोले के अंदर। तो देखिए वी इनसाइड क्या होगा, तो वी इनसाइड इक्वल टू, तो माइनस, स्टार्टिंग हमने कहां से करी, इंफिनिटी से, कहां तक पहुंचेंगे, सरफेस तक, और कहां से गुजरेंगे, आउट से, और डॉट डी आर, फिर माइनस। अब हम कहां पहुंच गए, सरफेस पर। अब हम कहां जाएंगे, इनसाइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां का आएगा, इनसाइड का, डॉट डी आर। डायग्राम से समझाओ, ये इंफिनिटी, यहां से क्यू नोट को लेकर गए यहां तक, दिस इज ई आउट, एंड नाउ दिस दिस डिस्टेंस इज आर, एंड कैपिटल आर इज रेडियस, ये सेकेंड वर्क।
दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, और यहाँ पर ई इनसाइड है, इसलिए हमें दो का टोटल करना है। थीटा हमेशा की तरह 0, सो मैं लिख दूंगा माइनस इन्फिनिटी टू आर ई आउट डी आर माइनस कैपिटल आर स्मॉल आर ई इनसाइड डी आर। इन्फिनिटी टू आर ई आउट की वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर, और आर से आर ई इनसाइड की वैल्यू के क्यू आर अपॉन आर क्यूब डी आर। अब देखिए बस स्पेरिकल सेल में यही फर्क था कि वहां पर आपके ये जो वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू ई इनसाइड वाली 0 थी, तो आपका ये वाला जो था इसका इंटीग्रेशन 0 हो गया था और केवल ये बच गया था, इसलिए वो सरफेस के इक्विवेलेंट आया था। यहां पर ऐसा नहीं है। तो डेरिवेशन देखते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन, माइनस के क्यू 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको बता चुका हूं, माइनस 1 अपॉन आर इन्फिनिटी टू कैपिटल आर माइनस के क्यू, और कैपिटल आर क्यूब कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो मैंने बताया था कि पावर ऐड हो जाएगी, इसकी पावर 1 है तो 1 + 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और अपॉन में भी 2 आएगा, और लिमिट कैपिटल आर टू स्मॉल आर। ये माइनस बाहर निकाल लीजिए ये वाला, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा के क्यू वन अपॉन आर की जगह कैपिटल आर माइनस आर की जगह इंफिनिटी, माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब, 2 भी बाहर ले लीजिए, पहले आर की जगह स्मॉल आर आएगा, इस आर की जगह स्मॉल आर तो आर स्क्वायर, फिर इस आर की जगह कैपिटल आर तो आर स्क्वायर। ओके, अब क्या किया जा सकता है, इसको सोल्व कर लीजिए। तो फाइनली के क्यू सब में से कॉमन आ रहा है और आर भी सब में से कॉमन आ रहा है, तो के क्यू बटे आर मैंने कॉमन ले लिया, तो ये तो बच गया, ये तो क्या बच गया 1, ये तो 0 हो ही गया था, इसका कोई मतलब ही नहीं है, माइनस के क्यू कॉमन चला गया, आर कॉमन चला गया, तो क्या बच गया 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर, 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर, अंदर एलसीएम ले लेते हैं 2 आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है भाई, कैलकुलेशन हो रही है नॉर्मली, कोई ऐसा विशेष नहीं हो रहा है। इस 2 आर स्क्वायर को भी बाहर ले लो, तो ये बन जाएगा के क्यू डिवाइड बाई 2 आर क्यूब। अब आप देखिए ये 2 आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर, तो बाहर माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3 आर स्क्वायर, 3 आर स्क्वायर, और एक आर स्क्वायर ये बच गया माइनस आर स्क्वायर। ये आपका आंसर है ई इनसाइड का, ई नहीं सॉरी वी इनसाइड का। मैं उम्मीद करता हूं कि डेरिवेशन है समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं चेक कर देता हूं आपको कि मुझे इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो दो हिस्सों में होगा, क्योंकि यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक आउटसाइड का एक इनसाइड का। तो इन्फिनिटी से इनसाइड आप पहुंचेंगे तो आपको पहले तो ई आउट वाले एरिया को पार करना पड़ेगा और फिर ई इन वाले एरिया को पार करना पड़ेगा, तो दो इंटीग्रेशन होंगे। थीटा 0 रहेगा, ठीक है, तो कोस जीरो वन होता है, इसलिए कोस लिखने की जरूरत नहीं पड़ी और हमने इसको लिख दिया। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए ई आउट की वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है और ई इन की के क्यू आर अपॉन आर क्यू, के क्यू आर अपॉन आर क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर के क्यू कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया,
और आपको 1/r² का हमने कई बार इंटीग्रेशन कर लिया, याद हो गया होगा, -1/r होगा। और इसमें KQ/r³ कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और इस r का इंटीग्रेशन आप जब करेंगे तो पावर जुड़ जाएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैं पहले बता चुका हूँ, x की पावर n+1/n+1, पावर में 1 ऐड कर देते हैं। तो r की पावर 1 है तो 1+1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और अपॉन में भी 2 आ जाएगा। ठीक है, लिमिट अप्लाई करेंगे, इस स्मॉल r की जगह कैपिटल R, ठीक है, इस स्मॉल r की जगह इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ पर इस स्मॉल r की जगह पहले ये वाला r, और फिर इस स्मॉल r की जगह कैपिटल R, लिमिट अप्लाई कर दी, अपर और लोअर लिमिट। ठीक है, 1/इन्फिनिटी तो 0 हो गया। तो आप इसमें देख रहे हो कि KQ यहाँ पर भी है, KQ यहाँ पर भी है, KQ कॉमन ले लिया, R यहाँ पर भी है और R यहाँ पर भी मिल जाएगा, तो R कॉमन ले लिया। तो एक्चुअल में KQ/R पूरा कॉमन चला गया, तो ये तो 1 बच गया, ये तो आपका 0 हो ही गया। KQ कॉमन चला गया और 2 रह गया, तो 2 लिख दिया, और R³ में से एक R चला गया तो R², और ये ब्रैकेट मैंने ऐसे कैसे उतार लिया। ठीक है, फिर एलसीएम ले लिया हमने, तो 2r² को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2r² -r², ये वाला 2r² और ये r² ऐड हो गए, 3r² -r², ये आपका v इनसाइड आ गया। अब आपको केवल ये बताना है कि भाई जैसे जैसे हम सेंटर की ओर जाएंगे, ये O है, जैसे जैसे हम सेंटर की ओर जाएंगे सरफेस से, तो सीधी सी बात है स्मॉल r का मान कम होगा, तो v इनसाइड पर क्या फर्क पड़ेगा? तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो आपका r² है वो नेगेटिव है, तो यदि r की वैल्यू कम होती है, तो नेगेटिव वैल्यू कम होती है, तो सीधी सी बात है इस वाले हिस्से का जो आंसर आएगा वो बढ़ जाएगा, तो v इनसाइड बढ़ता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जैसे जैसे आप सरफेस टू सेंटर की तरफ जाते हैं तो v की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो सेंटर पे कितनी हो जाएगी? तो सेंटर पे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्मॉल r की वैल्यू 0 करनी है, क्योंकि सेंटर पे तो स्मॉल r होगा ही नहीं, तो इस r² की जगह मुझे 0 कर देना है, इस r की जगह 0, इस r की जगह मुझे 0 कर देना है। तो देखिए क्या बच जाएगा, KQ/2r³ और मल्टीप्लाई में 3r², क्योंकि ये तो 0 हो गया। ओके, तो देखिए क्या आ गया, एक तो 3/2 बच गया, ये r² था, तो इस r² से r³ कट गया, तो ये क्या आ गया, KQ/R। और आप ध्यान से देखिए, ये जो KQ/R आया है, ये कहाँ का पोटेंशियल है, सरफेस का। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जो सेंटर पर आपका पोटेंशियल होगा, सेंटर पर, वो 1.5 टाइम होगा सरफेस से, और ये मैक्सिमम होगा, सेंटर पर मैक्सिमम होगा, ध्यान रखना। अचालक गोले का विभव सबसे ज्यादा सेंटर पर होगा, और जब सेंटर से आप सरफेस की तरफ आएंगे तो घटता ही जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, जबकि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, विद्युत क्षेत्र की बात करूं, तो वो मैक्सिमम हमेशा सरफेस पे होता है। आगे बात समझ में, मैक्सिमम सरफेस पे होता है, चाहे वो अचालक गोला हो, चाहे चालक गोला हो, चाहे गोलीय कोष हो, मैक्सिमम हमेशा सरफेस पर ही होगा। ठीक है बेटा, तो ये चीज क्लियर हो गई आपकी। हाँ, तो अब इसके ग्राफ की बात करते हैं। तो ग्राफ के लिए आप एक बार तीनों वैल्यूज पुट कर ले। कौन कौन सी? पहली वैल्यू ले लेते हैं वी आउट KQ/R, और इसका मतलब हो गया वी आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल R। दूसरा वी इन KQ/R, और वी इन नहीं, सॉरी, वी सेंटर, और वी इनसाइड अभी अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, KQ/2r³, 3r² -r², और वी सेंटर आपने पढ़ा 3/2 KQ/R। ग्राफ बनाए, तो ग्राफ बनाने के लिए y अक्ष पर आप v ले लीजिए और x अक्ष पर r ले लीजिए। सबसे पहले इस पर आप किसको शो करेंगे, कैपिटल R को, सरफेस को। ये आपका सरफेस हो गया, और सरफेस पर इसकी वैल्यू कितनी है आपको पता है, KQ/R। अब देखिए, जब आप इनसाइड से सरफेस पर आएंगे तो सेंटर को फिक्स कीजिए 3/2 KQ/R, मतलब कि 1.5 गुना KQ/R। तो ये लाइन आपकी एक है, ये वाली, तो इसकी लगभग आधी और ले लो, ये दिस इज सेंटर।
और यहाँ पर इसकी वैल्यू है 3/2 kq/r। ओ मतलब सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पर पोटेंशियल कितना है 3/2 kq/r। अब सेंटर से जब सरफेस की तरफ आप चलेंगे तो मैंने अभी भी बताया v डिक्रीज होगा, v डिक्रीज होगा, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा सेंटर पर है, सेंटर से जैसे जैसे सरफेस की तरफ जाएंगे डिक्रीज होगा। तो आप यहाँ पर देखिए r का क्या है स्क्वायर और v की पावर क्या है 1। तो सीधी सी बात है, आपको पता चल गया कि ये पैराबोलिक इक्वेशन है, 11th में पढ़ा होगा कि v की पावर 1 r की पावर 2। तो ऐसी इक्वेशन पैराबोलिक यानी परवलयाकार, तो परवलयाकार ग्राफ बनेगा ऐसा, ऐसा ऐसा ग्राफ बनेगा परवलयाकार। ठीक है, कैपिटल आर में यहाँ ले लेता हूँ थोड़ा सा आगे, ऐसा परवलयाकार बन जाएगा। ठीक है, अब हम सब सरफेस पे पहुंच गए। तो सरफेस पे आपको मिल गया kq/r। अब आउटसाइड का ले लो, तो आउटसाइड का तो व्युत्क्रमानुपाती वाला। ठीक है, तो ऐसा आपका ग्राफ बनेगा, ये पैराबोला यानी परवल है और ये अति परवल है। और मैं क्या है कि अपने YouTube चैनल पर वीडियो डाउनलोड कर रहा हूँ लगातार आपको, तो आप वहाँ पर चैप्टर 1 के भी वीडियो मैंने डाल दिए हैं, आपके चैप्टर के मैं वीडियो डाल ही रहा हूँ, और भी मैथ के भी केमिस्ट्री के भी और डाल रहा हूँ। तो आप वहाँ पर उनको देखते हुए और रिवीजन करते रहें। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। 2 दिन में ये लेसन ख़त्म हो जाएगा, अब ज़्यादा बड़ा ये लेसन नहीं है, 2 दिन में इसको हम ख़त्म करेंगे। आज की क्लास यहीं रोकते हैं। थैंक यू।